नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आफत की बारिश, सुकून की बर्फबारी के साथ ही शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, मैदानी इलाकों में जारी है बारिश, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि 8 जनवरी के लिए सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग के द्वारा। ये बड़ी खबर है, मौसम का अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम, ये जान लीजिए। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आने वाले 1-2 दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहिए। देहरादून से खबर, मैदानी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो पहाड़ी हिस्सों की बात अगर आप करते हैं तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। पहले रात से लगातार बारिश और अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी भी लगातार जारी है। भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी आज के लिए दी गई है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी के लिए यानी कि आज के लिए अलर्ट जारी किया था और उसी मुताबिक ये मौसम में तब्दीली लगातार हो भी रही है। भारी बारिश भी हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी पर्यटकों को खुश कर रही है। उत्तराखंड के ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। जोशीमठ के औली में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं लगातार। तो उधर पिथौरागढ़ में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। मसूरी के पास धनौल्टी की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है, सुहाना नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। देखिए, जोशीमठ औली की तस्वीर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं इस मौसम का आनंद लेने के लिए। और पिथौरागढ़ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है पिछले कई दिनों से। और साथ ही मसूरी में भी तस्वीर कमोवेश एक जैसी ही है। लगातार बर्फबारी, मौसम सुहाना और ये मौसम बेहद शानदार होता है पर्यटकों के लिए। अलग अलग हिस्सों से देश भर के पर्यटक बड़ी संख्या में इन तीनों ही जगह पहुंच रहे हैं। अब देखिए, बर्फबारी ने उत्तरकाशी में मुश्किल बढ़ा दी है। बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देखिए, बड़ी खबर है, उत्तरकाशी में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। बर्फबारी होने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। बर्फबारी के आगोश में गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। इस वक्त ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। नेशनल हाईवे सूखी टॉप झाला हर्षिल से बीआरओ बर्फ हटाने में लगातार युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अब लगातार अगर मौसम ठीक हो तो आसानी हो बर्फ को हटाने में, लेकिन आप देखिए बारिश भी हो रही है, ऊंचाई वाले हिस्सों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है, जिससे बीआरओ को भी तमाम मुश्किलात का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बहरहाल ये बड़ी खबर है, उत्तरकाशी से आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार होती बर्फबारी अब मुश्किल बनती जा रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे को लेकर जानकारी ये कि ये बंद हो गया है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड के इलाकों में खराब होते मौसम की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। बड़कोट, अल्मोड़ा, पौड़ी में लगातार हो रही बारिश की वजह से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बरसात का दौर, बर्फबारी का दौर जारी है, उससे लगातार सर्दी बढ़ रही है, ठंड बढ़ गई है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। बड़कोट में बारिश से मुश्किल बढ़ी, अल्मोड़ा में भी लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक करके। कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर तेज बारिश है और ये लोगों को भी कहा गया है कि वो फिलहाल घर पर ही रहें। और पौड़ी में भी मौसम की करवट जो ली है मौसम ने, उससे आम लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बड़ी खबर आपको देते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 285 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। देश में कोरोना के एक्टिव केस कितने हो गए हैं वो भी आप जान लीजिए। 4,72,169 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त हिंदुस्तान में और लगातार जो केसेस में इजाफा है वो हो रहा है। देश में ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं? कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिससे चिंता और बढ़ गई है। कुल मामले इसके 3,071 हैं। अब इसी पर डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके अविनाश तिवारी। अविनाश, देखिए आज जो मामले सामने आए हैं वो चिंता वाली पूरी जो खबर है, क्योंकि 1,41,986 नए मामलों का जो डेटा है वो दर्शकों को बता रहे हैं हम। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दीपक, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है
कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाए और अपने आप को सुरक्षित रखे। कल के अगर आंकड़ों की बात करें तो कल जिस तरीके से 1,17,000 मामले थे, आज बढ़कर 1,41,000 मामले हो गए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट 9.28% पर पहुंच गई, यानी कि 10% के करीब पहुंचने को है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा चिंता जाहिर कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर किसी तरीके से लोगों को इलाज के लिए जरूरत पड़ती है तो उसने पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार निगरानी बना के रखा है तमाम सारे राज्यों में। फिलहाल जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचाव करें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रखें, हाथ लगातार धुलते रहें, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। और संक्रमण की गति अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जो संक्रमण का पीक है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में आएगा। ठीक है अविनाश, क्योंकि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना ही होगा। कोविड से बचने के लिए बहुत जरूरी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नहीं होगी कोई भी चुनावी रैली, बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। धरना प्रदर्शन और सामाजिक जो कार्यक्रम होने थे, जो प्रस्तावित थे, वो रोक दिए गए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत अहम खबर है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार का बड़ा ये फैसला है। प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी खबर अहम है कि 12वीं तक के स्कूल जो है वो 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। धरना प्रदर्शन सामाजिक जो कार्यक्रम होने थे उनको रोक दिया गया है। कोविड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये एहतियाती कदम उठाया गया है। ये बड़ा फैसला है उत्तराखंड सरकार का। और चुनावी जो रैलियां होनी थी उनको भी रोक दिया गया है। कोई भी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी रैली नहीं कर पाएगी। ये पार्टियों के लिहाज से भी अहम खबर है। जो पार्टियां तैयारी कर रही थी चुनावी रैलियों को लेकर, उनको भी खबर देकर के सचेत होने की आवश्यकता है। अब रैलियां नहीं होंगी। 16 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली नहीं होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया है। साथ ही साथ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की भी आम लोगों से लगातार ये अपील है कि आप भी अपने स्तर पर खुद को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार प्रशासन हर मुकम्मल कदम उठा रहा है। ये बड़ी खबर है। चुनाव नजदीक, चुनाव का काउंटडाउन, और इसी बीच 16 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली हो नहीं पाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 814 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 325 संक्रमित मिले, जबकि हरिद्वार में 119 केस आए हैं। नैनीताल से 233 संक्रमित सामने आए हैं। और उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान इस अवधि तक यानी कि 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को मुख्य सचिव की ओर से कोविड की नई गाइडलाइन जारी की गई है और सभी जिलाधिकारियों से ये कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को कड़ाई से पालन करवाया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, इनसे संबंधित गतिविधियां 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये नई गाइडलाइंस में शुमार है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ पंकज राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, देखिए, जो तमाम नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वो दिखने में बहुत कड़े ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी भी हैं आम लोगों की सुरक्षा के लिए। अब बताइए, जो नई गाइडलाइंस है उसका कितना असर वहाँ पर अब दिखाई देगा? कैसे लोगों को परेशानी हो सकती है? क्या गाइडलाइंस में है प्रमुख तौर से, वो ज़रा बताएं। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से लग रहा था कि जिस तरह से मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे थे कोरोना के, उसके बाद ये ऐसे पूरी तरह से आशंका लग रही थी कि सरकार इस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। उसकी दिशा में कल ही मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर दिए हैं, SOP जारी कर दिए। उसमें कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी रूप में राजनीतिक रैलियाँ, बड़ी गैदरिंग नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे, क्योंकि चुनाव करीब है, तो तमाम जो ऐसे संगठन है जो सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर भी पूरी तरह से अब लगाम लगा दी गई है, पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ तमाम ऐसे जो गैदरिंग वाले स्थान है, चाहे इवेंट हो, चाहे हम सिनेमा हॉल की बात करें, इसके अलावा तमाम अन्य गैदरिंग स्थानों की बात करें, तो उन पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। हालांकि शीतकालीन अवकाश की वजह से जो स्कूल थे वो बंद थे, 16 जनवरी तक ही उनको बंद रखा गया था। उस तक भी जो ट्यूशन पॉइंट हैं, उसके अलावा जो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की भीड़भाड़ इकट्ठी होती है, मनोरंजन पार्क है, उनको भी 16
तारीख तक बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात ये रही कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अलावा जो अन्य राज्य से उत्तराखंड में आते हैं उनके लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट कर दी है या फिर उनको दोनों डोज लगानी अनिवार्य होगी। तो ये तमाम तरह के प्रतिबंध उत्तराखंड में लगा दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात दीपा ये है, देखिए उत्तराखंड में चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी रैलियां प्रस्तावित थी। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सल्ट में रैली थी और अन्य भाजपा के भी कार्यक्रम थे। अब ये देखना होगा कि जो SOP राज्य सरकार ने जारी की है उसके बाद राजनीतिक दल किस रूप में आगे आते हैं। खुद ही स्थगित उनको रोक दिया गया है और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको फॉलो सभी को करना होगा। कहीं पर भी लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, ये भी साफ तौर से कह दिया गया है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ते उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई आपको बताते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण को हटाया गया है, ये बड़ी खबर है। दीपक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ये बताया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोपों की जांच करेगी SIT। दीपक बिजलवाण ने हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। अब ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार पर ये गंभीर आरोप जो उनको लगे थे उसी पर ये एक्शन लिया जा रहा है। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, देखिए अभी ज्वाइनिंग हुई है उनकी कांग्रेस में, अब ये धामी सरकार का एक्शन भी दिखाई दे रहा है, बताइए विस्तार से। दीपा देखिए, ये चूंकि पूरी तरह से ये पॉलिटिकल मामला लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि दीपक बिजलवाण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो चूंकि मूल तक कांग्रेसी विचारधारा के हैं और वो कांग्रेस छोड़कर वो निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़े और दोनों ही दलों को हराते हुए वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बन के, तो उनका अपना वहाँ वजूद है। यूथ में उनकी थोड़ी जो फॉलोइंग है उस बात को लेकर के चिंता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। और जिला पंचायत अध्यक्ष क्योंकि वो जो पूरी तरह से प्रसाद प्रिंट रहते हैं सरकार के, तो उनका सरकार को ठेंगा दिखाकर कांग्रेस में शामिल हो जाना, कांग्रेस को उत्तरकाशी में मजबूत करना, तो ये धामी सरकार को कहीं अखर गया। क्योंकि ये फाइल नई नहीं है, ये पुरानी फाइल थी, तो इसको जैसे जिस दिन ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे उसी दिन इस फाइल का मूवमेंट शासन में बढ़ गया था। और एबीपी गंगा ने इस बात की आशंका भी की थी कि व्यक्त भी की थी कि ऐसा भी संभव हो सकता है। हमने ये खबर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी और आज वही एबीपी गंगा की दिखाई हुई खबर का सच हो रहा है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और ये अगर कांग्रेस में शायद नहीं जाते तो शायद इनकी कुर्सी बची रहती। जी दीपा, चलिए बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत होनी लाजमी है, जिस तरीके से अजीत भी जानकारी दे रहे थे। अब इस मामले को कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से उठाएगी, जाहिर सी बात। चलिए आपको सीधे लखनऊ के SGPGI लिए चलते हैं, वहां पर CM योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। और पिछले 20 महीनों से हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है और इस महामारी का सामना करते हुए एक समय सीमा के अंदर यह सेंटर बनकर के तैयार होना और इस सेंटर को चलाने की सुविधा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उपलब्ध करा देना, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए प्रोफेसर धीमन, इससे पहले प्रोफेसर राकेश कपूर और आज की वर्तमान की पूरी टीम को, SGPGI की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान वास्तव में यहां पे कितना लाभ देगा प्रदेश के उन लोगों को जो सर्वे तक यूपी के अंदर है कि लगभग 50,000 लोग यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनकी किडनी कहीं न कहीं ट्रांसप्लांट की स्थिति में है और उस प्रकार की स्थितियां नहीं है प्रदेश में कि हम लोग इतने संस्थान, इस प्रकार का कोई संस्थान हमारे पास हो जहां पर हम लोग उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाते। लेकिन आज ये SGPGI ने कुछ मानक हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं और SGPGI के मानक हमारे सामने एक नई उपलब्धि के रूप में हम सब के लिए जाने जाएंगे और इस दृष्टि से यह एक नया कार्य SGPGI ने यहाँ पर किया। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश के 12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज
या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने का कार्य किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल यानी पीएससी और सीएससी स्तर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 फंक्शनल हो चुके हैं और एससीपीजीआई एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ सबके सामने एक नया मानक भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कार्य का शिलान्यास तो हो जाता है। कभी सरकार फंड नहीं देती थी, कभी सरकार के स्तर पर बाधा होती थी और कभी सिविल कार्य करने वाली एजेंसियां उसमें कचरे की चाल से उस कार्य को इतनी यानी जो कार्य 2 वर्ष में होना था उसको ले जाते कभी 15, 20 वर्ष हो जाते थे। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जिन परियोजनाओं पर 40 साल लग गए। अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। आप आश्चर्य करेंगे इस योजना को बनाया कब गया था? 1972 में। 1972 में नीति आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी और इसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 से वह कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोगों ने लाभ लिया और आज हम लोग यानी 1972 में बनी भी उस परियोजना को पूरा हम लोगों ने नवंबर 2021 में हम लोग कर पाए। ऐसे ही बाण सागर की परियोजना 1978 में उस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, श्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था। वो परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उस परियोजना को हमारी सरकार ने अपने समय में पूरा किया। यानी मुझे आश्चर्य लगता था कि दशकों बीत जाते थे, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। और मुझे भी यही लगता था जब हम लोग यहाँ पर 2018 में यहाँ पे मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी को इस बारे में कहा था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो हो रहा है लेकिन जो सिविल वर्क की स्पीड होती है मुझे नहीं लगता है कि समय सीमा के अंदर बन पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एससीपीजीआई संस्थान के सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं और इस पूरे कार्य को टीम वर्क के साथ डायरेक्टर के निर्देशन में जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उस पूरी टीम को, जिस टीम ने कोरोना महामारी के बावजूद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में इस संस्थान को बंद करके उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन केंद्र, खासतौर पर किडनी से ग्रसित रोगियों को एक बेहतरीन सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवाने में मदद की है। और ये एक नया मानक भी है कि चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लोग अपनी उपलब्धियों को कभी भी उसके सामने किसी चुनौती को ब्रेकर के रूप में नहीं बाधा बनने देंगे और वह कार्य आज एससीपीजीआई यहाँ पे संपन्न कर रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्य हैं, अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पीजीआई से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा। मुझे याद है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से 5 बार मुझे संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पहली बार सांसद बना था उस समय अचानक सांसद बनने के बाद मुझे एक दिन एक हमारे कार्यकर्ता का फोन आया था कि गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज बच्चे भर्ती हैं और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। मैं अचानक वहाँ चला गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे वहाँ जाने से रोकने का प्रयास किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। वार्ड में 3री मंजिल पे था, कोई लिफ्ट नहीं, तो खैर मैं चढ़ा। बड़ी खराब स्थिति।